हेलो दोस्तों, जो डिज़ाइन कंसिडरेशन में बचा हुआ था पॉइंट, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका कौन सा? सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ केबल एंड वायर। ठीक है, जो केबल का सिलेक्शन करेंगे या केबल के साइज का सिलेक्शन करेंगे, ऐसा कह सकते हैं, या वायर का साइज का सिलेक्शन करेंगे, वो किस आधार पे करेंगे? ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो लोड करंट होगा उसके बेस पे हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझते हैं उस चीज़ को। और एक चार्ट है, इस चार्ट में आपका रेटिंग करंट दिया हुआ है और स्टार्टिंग करंट भी दिया हुआ है, और कितने एम्पियर का फ्लो करेगा, तो हम कितने mm² का, मतलब कितने साइज का वायर को हम सजेस्ट कर सकते हैं या सेलेक्ट करते हैं, ये भी आपका इस चार्ट में दिया हुआ है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, द साइज ऑफ वायर एंड केबल इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन फुल लोड करंट ऑफ द मोटर सब्जेक्टेड टू ओवरलोडिंग ऑफ द मोटर। समझ में आई बात आपको? देखिए, कहा यह जाता है कि जो वायर का साइज होगा, मतलब करंट जितना फ्लो करेगा उसमें, उस हिसाब से हम कंसीडरेशन करेंगे वायर के साइज को। समझ रहे बात को? फुल लोड करंट आपने निकाल लिया था, ठीक। फुल लोड करंट के बाद ओवरलोडिंग करंट एक होता है। ओवरलोडिंग करने का मतलब ये कह लीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि अधिक लोड उस पर पड़ जाता है, ठीक ना। अधिक लोड पड़ने से करंट भी ज़्यादा ड्रॉ होता है। तो जब अधिक ओवरलोडिंग होगा, करंट अधिक होगा, तो वायर का साइज भी तो उस हिसाब से हमको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। नहीं तो सोचो कि हमारे पास 5 एम्पियर, मान लिए कि हम 5 एम्पियर घर में फ्लो कर रहा है, घर में नहीं है, मोटर में मान लेते हैं कि 5 एम्पियर फ्लो करता है नॉर्मली, लेकिन अगर ओवरलोडिंग हुआ तो वही चीज़ हमारा पहुंच जाएगा 7.5 एम्पियर पहुंच गया, ठीक है, या 8 एम्पियर पहुंच गया। तो हम 5 एम्पियर के हिसाब से वायर का साइज लिए थे। अब फ्लो ओवरलोडिंग करने के कारण कितना फ्लो कर रहा है? 7.5 या 8 फ्लो कर रहा है, तो वो तो वायर जल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो भी वायर वगैरह का साइज होगा हम लोग ओवरलोडिंग के हिसाब से कर लेते हैं। आइए उसको हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ हो गया, साइज ऑफ वायर एंड केबल इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन फुल लोड करंट ऑफ द मोटर सब्जेक्टेड टू ओवरलोडिंग ऑफ द मोटर। जो ओवरलोडिंग होता है मोटर में, लगभग 150% ओवरलोडिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। कितना? 150% मान के चलते हैं ऐसा। तो उतना लगभग कह लो आप कि जो भी ओवरलोडिंग होगा उस हिसाब से हम मोटर के लिए जो वायर होगा या केबल होगा उसके साइज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि इन द स्टार्टिंग एंड इन ओवरलोडिंग मोटर विल ड्रॉ मोर करंट। जब स्टार्टिंग होगा, ये भी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के टाइम में करंट जो होता है मोटर अधिक ड्रॉ करता है। उसी तरह से ओवरलोडिंग भी जब होता है तो उस टाइम भी मोटर क्या करता है? अधिक करंट को ड्रॉ करता है, ठीक। तो स्टार्टिंग में या ओवरलोडिंग के केस में मोटर जो है अधिक करंट को ड्रॉ करता है, इसलिए 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट इज जनरली टेकन फॉर सेलेक्टिंग द वायर एंड केबल, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो वायर के साइज के लिए हम लोग करंट का कंसिडरेशन करेंगे, वह लगभग 1.5 गुना अधिक करेंगे। कितना करेंगे? 1.5 गुना अधिक करेंगे हम लोग, ठीक ना। 1.5 गुना अगर अधिक, मतलब 150% कह लो ना। 1.5 गुना अधिक कितना हो गया? 150/100 करते हो तो क्या हो गया? 1.5 टाइम, मतलब 150% अधिक हम लोग मान के चलते हैं ओवरलोडिंग के लिए। कि मान लो कि अगर 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसमें जब ओवरलोडिंग होगा या स्टार्टिंग करंट होगा तो वो हो जाएगा आपका कितना? 7.5%, मतलब 7.5 एम्पियर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। तो 7.5 एम्पियर के हिसाब से हमें क्या करना है कि वायर जो होगा या केबल का साइज होगा उस हिसाब से हमको डिसाइड करना है। अब ध्यान रहे, फ्यूज का रेटिंग भी मैंने आपको क्या बोला था? ओवरलोडिंग करंट या फिर स्टार्टिंग करंट के हिसाब से हम कंसिडरेशन करते हैं या कंसीडर करते हैं। तो अगर 5 एम्पियर नॉर्मल फुल लोड करंट है आपका, तो फिर क्या होगा? 7.5 एम्पियर उसका स्टार्टिंग करंट या फिर ओवरलोडिंग करंट होगा। तो 7.5 एम्पियर के हिसाब से हमें क्या करना है? फ्यूज को भी सेलेक्ट करना है, ठीक। तो उसी प्रकार से इसी 7.5 एम्पियर के हिसाब से हमें केबल या वायर का भी सिलेक्शन करना है। समझ में आई बात? तो ये देखिए, आपको कुछ एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के हिसाब से आप कह सकते हो कि कितना एम्पियर का वायर, मतलब कितने रेटिंग का वायर होगा, कितने रेटिंग के, मतलब कितना करंट फ्लो करेगा, और उस करंट के फ्लो करने के हिसाब से वायर का साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये है पहला, तो आप बना लीजिएगा एक टेबल। सीरियल नंबर, BHP ऑफ मोटर, रेटेड करंट, स्टार्टिंग और ओवरलोडिंग करंट। स्टार्टिंग करंट कह लीजिए या ओवरलोडिंग करंट, दोनों अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग करंट अलग है, ओवरलोडिंग करंट अलग है। मेटल हो गया, सिंगल कोर केबल ले लो, सिंगल कोर केबल ले लिया। अब मान लो कि एक BHP का मोटर है,
1 bhp का मोटर है जिसका रेटेड करंट कितना है 2, 1 bhp का मोटर है जिसका रेटेड करंट कितना 2 है, तो स्टार्टिंग करंट उसका कितना हो जाएगा 3, 2 का 1.5 गुना कर दो, हो जाएगा लगभग। तो क्या हो गया, उसमें 3 है तो उसमें मेटल हम एल्युमिनियम का लेते हैं और 4 mm स्क्वायर का वायर या केबल को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। कितना, 4 mm स्क्वायर का। देखो इसको भी चाहो याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो ये याद रखना, ये ज़रूरी है आपको, 4 mm स्क्वायर या 1/2.24 mm। समझ में आई बात। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर 3 bhp का होगा तो 5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर उसका क्या होगा, ओवरलोडिंग करंट एल्युमिनियम। इसके लिए भी आप 4 mm स्क्वायर यूज कर सकते हो, मतलब सीधा कह सकते हो कि 3 bhp तक का आप कितना यूज कर सकते हो, 4 mm स्क्वायर, या 7.5 एम्पियर करंट जो रहेगा, यहाँ ये लिख लीजिए इन एम्पियर, 7.5 एम्पियर तक का जो करंट रहेगा उसके लिए आप 4 mm स्क्वायर का केबल आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं 5 एम्पियर में, तो इसका करंट हमारा कितना 8, और ये फिर ओवरलोडिंग करंट की बात करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। एल्युमिनियम 6, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वायर का साइज 6 mm स्क्वायर हो जाएगा। अब 7.5 एम्पियर, 7.5 bhp का रहेगा, ये सब bhp में है और ये सब एम्पियर में है, तो 7.5 bhp का रहेगा तो उसके लिए 12 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, फुल लोड करंट। और फिर जो करंट हो जाएगा आपका स्टार्टिंग करंट या ओवरलोडिंग करंट, ये कितना हो जाएगा 18। इसके लिए भी आप एल्युमिनियम यूज़ करोगे, 6 mm स्क्वायर का ही आप इस्तेमाल करोगे। आगे देखो 10 bhp की बात अगर करें तो 10 bhp के लिए आप देख सकते हो 15, 22 और 10 mm स्क्वायर हम यूज़ करेंगे। 10 bhp के लिए कितना, 10 mm स्क्वायर। फिर अब बात करते हैं हम लोग 15 bhp के लिए तो 22 और 30। ये इस हिसाब से वायर का साइज को सेलेक्ट किया जा रहा है, ध्यान रखना। ये हमारा 10 mm का ही आप इस्तेमाल कर लोगे। अगर आप 20 bhp की बात करते हो तो 29, 35 और 16 mm स्क्वायर के वायर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये केबल का या फिर वायर का साइज है किसके, कौन से करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग करंट या फिर ओवरलोडिंग करंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये स्टार्टिंग करंट और ओवरलोडिंग करंट पे फ्यूज का रेटिंग, वायर का साइज है ना, वायर का साइज, ये दोनों डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला फैक्टर और जो है उसको भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि कंड्यूट का साइज अगर सेलेक्ट करना होगा तो कंड्यूट के साइज को हम किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंड्यूट। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब कभी आप कंड्यूट का साइज सेलेक्ट करेंगे कि कितने mm का डायमीटर होगा तो वह किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मेनली 2 फैक्टर पे, नंबर ऑफ केबल या नंबर ऑफ वायर, और दूसरा कह सकते हो साइज ऑफ वायर या साइज ऑफ केबल। यही 2 फैक्टर होंगे जिस 2 फैक्टर पे कंड्यूट का साइज डिपेंड करेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, द साइज ऑफ कंड्यूट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वायर एंड साइज ऑफ वायर। जो कंड्यूट का साइज होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वायर पे या फिर साइज ऑफ वायर पे। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कई बार पिछले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे अभी डिस्कस करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेटिंग ऑफ फ्यूज। अब देखो फ्यूज का जो रेटिंग था उसके लिए हम लोग क्या कह रहे थे, जब कभी फ्यूज का रेटिंग को सजेस्ट करना होगा या सेलेक्ट करना होगा तो हम किसके ऊपर मतलब क्या कंसिडरेशन, कौन सा फैक्टर को कंसिडर करेंगे, तो या तो स्टार्टिंग करंट या फिर ओवरलोडिंग करंट। यही दोनों हो सकते हैं किसके लिए, फ्यूज के लिए, मतलब फ्यूज के रेटिंग के लिए कंसिडरेशन। जब आप फ्यूज के करंट को कंसीडर करेंगे या फ्यूज के रेटिंग को कंसीडर करेंगे तो हमें कौन सा करंट देखना पड़ेगा, ओवरलोडिंग या फिर स्टार्टिंग करंट। समझे बात को। तो यहाँ देखिए, सिलेक्शन ऑफ साइज एंड रेटिंग ऑफ फ्यूज फॉर मोटर प्रोटेक्शन डिपेंड्स अपॉन दी स्टार्टिंग करंट और ओवरलोडिंग करंट ऑफ द मोटर। जो फ्यूज का रेटिंग होगा या फ्यूज का साइज होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर या फिर ओवरलोडिंग करंट ऑफ द मोटर। और ये स्टार्टिंग करंट या ओवरलोडिंग करंट हम लोग कितना लेते हैं, 1.5 गुना अधिक लेते हैं, मतलब 1.5 टाइम्स अधिक कर लेंगे, ठीक। या आप कह सकते हो 150% अधिक लेंगे, किससे, लोड करंट जो होगा हमारा नॉर्मल फुल लोड करंट उससे।
द फ्यूज रेटिंग ऑफ द मोटर शुड बी सच दैट इट मस्ट कैरी स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर। तो फ्यूज जो होगा मोटर के लिए, आप जो फ्यूज यूज़ करोगे उसमें जो करंट फ्लो करेगा वह इस प्रकार से होना चाहिए कि जो मोटर में स्टार्टिंग करंट फ्लो करेगा या ओवरलोडिंग करंट फ्लो करेगा वही करंट उसके थ्रू फ्लो करना चाहिए। वही करंट जो होगा फ्यूज के रेटिंग के लिए कंसिडर्ड पॉइंट कह सकते हो, उसी के वेस्ट पे हम लोग फ्यूज के रेटिंग को सेलेक्ट करेंगे। समझे? करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज कुछ इस प्रकार से ये फ्यूज का रेटिंग है, या आप देख लीजिएगा मार्केट में जो भी रेटिंग का अवेलेबल होगा, जो करंट रहेगा उस करंट के हिसाब से जो भी सुटेबल रहेगा उसको आप कंसीडर करिएगा। जैसे 2 एम्पियर, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 65, 80, 100, 125 एम्पियर है एट्सेट्रा। तो जिस रेटिंग के हिसाब से, मतलब जितना करंट आएगा उस हिसाब से आप फ्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक बार देख लीजिएगा सिर्फ, तो करंट जितना रहेगा उस हिसाब से हम फ्यूज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आगे देखिए, सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ मेन स्विच। इसके लिए भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो मेन स्विच का रेटिंग सेलेक्ट कैसे करेंगे, करंट के बेस पे। देखिए, रेटिंग ऑफ मेन स्विच सप्लाइंग टू द मोटर इज इक्वल टू द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर। जो स्टार्टिंग करंट होगा मोटर का, ठीक ना, स्टार्टिंग करंट होगा मोटर का, उस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, करंट स्विच के रेटिंग को सेलेक्ट करेंगे, या स्विच के साइज को, कौन सा स्विच लगाना है इसको हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप सिंगल फेज यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे कौन सा स्विच यूज़ कर रहे थे, DPIC, डबल पोल, है ना। और यहाँ पे 3 फेज यूज होगा तो कौन सा स्विच यूज होगा, ट्रिपल पोल, TPIC यूज होगा। समझे बात को? और जब वोल्टेज रेटिंग की बात करेंगे तब देखिए, द वोल्टेज रेटिंग बीइंग दैट इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज रेटिंग, दैट इज 400 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज रेटिंग विल बी 500 वोल्ट। जो सप्लाई वोल्टेज होगा इसका जितना होगा उसे अधिक ही हम कंसीडरेशन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वोल्टेज रेटिंग होगा सबका कितना होगा, 500 वोल्ट हम लोग लेंगे। वायर केबल जो भी होगा सबका हम 500 वोल्ट लेंगे। 400 वोल्ट तो रहता है ये जनरली, तो हम अधिक लेते हैं। जैसे कि रेसिडेंशियल में 230 वोल्ट रहता था तो हम लोग वोल्टेज कितना ले रहे थे डिजाइनिंग के लिए, 250 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट। समझ में आई बात? तो ये था कुछ कंसिडर्ड, मतलब जो डिज़ाइनिंग फैक्टर था जब फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन के लिए, उसके बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग एक चीज़ इसमें और डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि सीक्वेंस क्या है इसका भी सीक्वेंस बताएंगे, फिर किस प्रकार से आप कर सकते हो, और जो एस्टिमेटिंग करेंगे उसका सीक्वेंस सेम है, जो सीक्वेंस आप पहले पढ़े हो ना रेसिडेंशियल में, वही सीक्वेंस यहाँ पे भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेज है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ जनरल गाइडलाइंस देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, आगे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम हम देखते हैं। नोट करिए, जिसने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज कर लिए और वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी मोटर होगा उसका वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं और उसका सिंगल लाइन डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम लोग वायरिंग डायग्राम बनाए थे या लेआउट याद कीजिए बनाए थे रेसिडेंशियल के लिए, सबसे पहले कटआउट लिए थे, फिर एनर्जी मीटर लगाए थे, फिर मेन स्विच, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर उसके बाद सब सर्किट वगैरह को हम किए थे। समझ में आई बात? वहाँ तक किए थे। यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, कटआउट लेना जहाँ से कि टैपिंग करते हैं, फिर एनर्जी मीटर लगाना, एनर्जी मीटर के बाद फिर स्विच लगाना है। ठीक, स्विच लगाना है, मेन स्विच कह सकते हो। उसके बाद फिर आप कह सकते हो मेन स्विच के बाद फ्यूज़ लगाना है, फ्यूज़ के बाद फिर स्विच लगाना है, एक बताते हैं क्यों स्विच लगाएंगे। उसके बाद फिर स्टार्टर लगाना है, फिर इंडक्शन मोटर लगाना है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, ये कटआउट है जो कि हम टैपिंग किए। अब चूँकि इंडस्ट्री में हम लोग 3 फेज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो 3 फेज़ के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम। 3 फेज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम। तो जनरली जब 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम यूज़ करेंगे तो कितना वायर लेके आएंगे, 3 वायर लेके आएंगे। देखो, कटआउट तक हमारा कितना आएगा, 3 वायर। मैं ऐसे करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ से लिख दिया मैंने क्या, 3 फेज़ सप्लाई। ठीक है, 3 फेज़ सप्लाई। अब यहाँ से कितना आया, 3 वायर आया। कहाँ तक, एनर्जी मीटर के लिए। समझ में आई बात? लाइटिंग को मैं इंक्लूड अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मोटर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लाइटिंग तो एज जैसा रेसिडेंशियल में या कमर्शियल में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा। लाइटिंग के लिए सिर्फ अलग होगा तो क्या होगा, जो मोटर वगैरह का वायरिंग होगा उसका वायरिंग अलग होगा। समझ में आ रही बात?
तो यहाँ पे देखो एनर्जी मीटर से हमने क्या किया, फिर 3 वायर लिया, फिर एक स्विच लगाया जो कि ICTP है, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। समझ में आई? तो यहाँ से हम कर लिए ICTP स्विच लगाए, फिर हम क्या किए, तीनों के लिए एक एक फ्यूज लगा दिए, एक फ्यूज लगाए, फिर यहाँ पे हम क्या किए, एक ICTP स्विच लगाए, ठीक। उसके बाद स्टार्टर, उसके बाद मोटर, स्टार्टर के बाद 3 वायर हम लोग लेके गए। यहाँ पे आप लिख लीजिए नोट करके, अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा, डेल्टा स्टार स्टार्टर रहेगा तो आपको कितना है, 6 वायर लेना है। कितना? 6 वायर। यहाँ से जो होगा स्टार्टर से ये 6 वायर लेना है। किसके लिए? जब डेल्टा स्टार स्टार्टर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डेल्टा हो गया, ये स्टार्टर हो गया, 1 वायर 2 वायर 3 वायर, 1 वायर 2 वायर, ये 3 वायर, 3 वायर इधर 3 वायर इधर, 6 वायर लेना है। बाकी कोई सा स्टार्टर होगा, DOL हो, चाहे आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो, रोटर रेसिस्टेंस हो, स्टार्टर रेसिस्टेंस हो, सब में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वायर होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वायर। लेकिन जब आप डेल्टा स्टार यूज़ करेंगे तब कितना लेंगे, 6 वायर। समझ में आई बात? तो डेल्टा स्टार्टर में क्या करना है, 6 वायर लेना है। चूँकि यहाँ पे भी पता नहीं है कि कौन सा इंडक्शन मोटर, सिर्फ इंडक्शन मोटर है, AC मोटर कह लो, इंडक्शन मोटर है, तो इसलिए हमने क्या किया, 3 वायर ले लिया। जनरली कितना, 3 वायर लेता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल है सर कि यहाँ पे भी स्विच यूज़ किया, यहाँ पे भी स्विच यूज़ किया, क्यों? देखो ये एक मेन स्विच हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेन ICDP स्विच, ये मेन हो गया। यहाँ से बहुत सारे को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये जो होगा ये इंडिविजुअल मोटर स्विच है। अगर यहाँ एक मोटर है तो उसके लिए एक लगाए, यहाँ एक और दूसरा रहता, बताऊँगा आगे, ठीक है। अगर दूसरा रहता तो दूसरे के लिए फिर एक यहीं पे हम दूसरा भी लगा देते, यहाँ से लेके आते, फिर बस बार की ज़रूरत पड़ती, बस बार बनाते, फिर उससे हम क्या करते उसमें बताएंगे आपको 3 फेज का भी बस बार किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो यहाँ से हम फिर दूसरे के लिए लेते। तो इंडिविजुअल मोटर, ये जो है स्विच इंडिविजुअल मोटर के लिए लिया हो गया, सिंगल। अगर 5 मोटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे 5 स्विच लगेगा, लेकिन ये स्विच एक ही होगा क्योंकि ये मेन है। यहाँ से पूरे को कंट्रोल कर सकते हो, फैक्ट्री में जितना मोटर होगा सबको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन इससे किसी एक मोटर को कंट्रोल किया जाएगा। समझ में आई बात? ये स्टार्टर हो गया और ये इंडक्शन मोटर हो गया। अब इसी में आपको बोला जाए कि ड्रॉ कीजिए आप क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ड्रॉ कर पाओगे? सिंगल लाइन डायग्राम बहुत आसानी से ड्रॉ करोगे। देखो इसको मैंने क्या बोला, ये कट आउट है, इसको मैंने क्या बोला, ये एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर, ये क्या है, कट आउट। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। उसके बाद क्या किया, हम एक स्विच बना देते हैं, ठीक है। क्या किया, हम स्विच बना दिए। ये कौन सा स्विच हो गया भाई, ICTP स्विच है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। एक स्विच यहाँ पे बना दिए हम। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टार्टर लगा दिया। उसके बाद क्या किए, हम एक मोटर बना दिए, ठीक है, एक मोटर बना दिए। अब समझना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना वायर है, 1 2 3 वायर है ना, बस नंबर ऑफ लाइन डाल दो 3। यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। बताओ क्या दिक्कत है? इसको आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप, इसको एक बोर्ड के अंतर्गत रख लो, यहाँ लिख दो ICTP मेन स्विच। ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या होगा, ICTP स्विच। ठीक है, ये क्या हो गया, ICTP स्विच। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूज, किटकैट फ्यूज वगैरह बोल सकते हो या रिवायरेबल फ्यूज बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका स्टार्टर, समझ में आई बात, ये क्या हुआ स्टार्टर, ठीक ना। ये एनर्जी मीटर और ये कट आउट हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस प्रकार से। देखो ये आपको अगर नहीं समझ में आए तो इसको आप कुछ इस प्रकार से कर लो भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम, और ये क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम। समझ में आई बात। अब देखो ये मोटर वगैरह जो होगा ना, इसके लिए हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, चबूतरा कह सकते हो, चबूतरा बनाते हैं। उस चबूतरा के ऊपर हम लोग इस मोटर को इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक ना। और स्टार्टर वगैरह आपका दीवार पे, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह बनाते थे ना, बताएंगे गाइडलाइंस में। तो स्विच बोर्ड वगैरह जो बनाते थे, वही स्विच बोर्ड वगैरह जैसे हम लोग रेसिडेंशियल में फिक्स करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी फिक्स करेंगे। फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन में भी उसको हम फिक्स करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, और ये सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक, एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, पहले बनाइएगा आराम से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको 2 मोटर इंस्टॉल करना है। क्या करना है, 2 मोटर इंस्टॉल करना है।
समझ में आ रही बात? मैं सीधा कह रहा हूँ, आपके पास 2 मोटर है, उसका सिंगल लाइन डायग्राम और वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और वायरिंग डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। अगले क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा कि किस प्रकार से आप सिंगल लाइन डायग्राम या वायरिंग डायग्राम इस 2 मोटर के लिए बना सकते हो, ठीक है। बट आप पहले ट्राई कीजिएगा, है ना। 1 मोटर का मैंने बताया, 2 मोटर का आप कीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मोटर बोला हूँ, ये इस पे मत जाना ये स्टार्टर क्या है, स्टार्टर डेल्टा भूल जाओ, अभी सब में 3 वायर अभी यूज होगा, समझे बात को। तो आगे यहाँ पे आप क्या करिएगा, बना के हमें बताइएगा। ध्यान रहे, जितना मोटर होगा उतना स्टार्टर लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टार्टर से हम सारे मोटर को कंट्रोल करेंगे, नहीं, जितना मोटर उतना स्टार्टर। अगर 5 मोटर तो 5 स्टार्टर, 10 मोटर तो 10 स्टार्टर, सबके लिए अलग अलग स्टार्टर होगा, ठीक। इतना हो गया, ये मेन स्विच अलग अलग हो जाएगा सबका, ये ध्यान में रखिएगा आप, है ना। तो आप वायरिंग डायग्राम बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाने का, और बना के ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। फिर मैं करेक्ट करके आपको बताऊँगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।